नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड को चुनते समय फंड के रिस्क और रिटर्न के साथ साथ फंड के स्टाइल को जानना और समझना भी जरूरी है, क्योंकि बाजार के अलग अलग साइकिल में अलग अलग स्टाइल काम करते हैं, जैसे मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू और ग्रोथ, जिसे फैक्टर इन्वेस्टिंग कहा जाता है। कई बार आपके निवेश का स्टाइल आपके रिटर्न को भी प्रभावित करता है। इसलिए सबसे पहले अपने निवेश के स्टाइल पैटर्न को पहचानें और साथ ही ये भी जानें कि कौन से निवेश स्टाइल के क्या है फायदे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन। उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्टाइल ऑफ इन्वेस्टर है या फैक्टर इन्वेस्टिंग है, ये कैसे प्रभावित करते हैं। और साथ ही हमारे साथ हमारे एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश बालवे। ऋषिकेश, आपका भी स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले फैक्टर इन्वेस्टिंग जिसकी हम बात करते हैं, क्या खास रहता है क्षितिज फैक्टर इन्वेस्टिंग में? जैसे हम स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टिंग जिसकी बात करते हैं, हाउ डू वी डिफाइन इट? नमस्ते स्वाति, नमस्ते ऋषिकेश भाई और नमस्ते सभी दर्शकों को। एंड लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वाति, आपको और सबको। स्वाति, देखिए, डिफरेंट तरह के इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स हैं जिसके थ्रू आप चूज करते हैं कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स पैटर्न में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे ग्रोथ है, आप ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं जो कंपनीज बहुत अच्छा कर रही होती हैं, आप वो ग्रोथ अगर स्टाइल लेते हैं तो फिर ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। मोमेंटम टोटली डिपेंड करता है मार्केट में क्या चल रहा है, वो मोमेंटम को फॉलो करता है, मोमेंटम को करता है। वैल्यू स्टाइल जो होता है उसमें जो कंपनीज अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम लेवल पर ट्रेड कर रही होती हैं या उससे कम प्राइस पे अवेलेबल होती है, आप उन कंपनीज को बाय करते हो। सो दे आर डिफरेंट स्टाइल जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं। और डिपेंडिंग ऑन कि इस समय क्या इंपॉर्टेंट है, आप वो फैक्टर और स्टाइल चूज करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। कई बार क्या होता है कि ज्यादातर ग्रोथ पोर्टफोलियोज लोग लेके रखते हैं और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री और जैसे एक वैल्यू या फिर एक मोमेंटम स्टाइल ऐड कर लेते हैं। बट यस, पीछे जब आपने देखा मार्केट बहुत अच्छा कर रही थी तो वैल्यू बहुत ज्यादा चला, बिकॉज मार्केट्स अच्छा थी, देवर फ्री कैश फ्लोज अवेलेबल थे। तो वहां पे क्या हुआ, काफी काफी कंपनीज जो अंडर वैल्यू थी उनके प्राइस बैक टू नॉर्मल आए, प्राइस में अच्छा एस्केलेशन हुआ, तो वो फंड्स ने काफी अच्छा किया। पर गोइंग फर्दर यहाँ से, बिकॉज मार्केट्स अभी सिचुएशनल थोड़ी डिफरेंट है, तो लग रहा है कि ग्रोथ काफी बेटर करेगा। ओके, तो ये अलग अलग निवेश के स्टाइल्स हैं जिसको फैक्टर इन्वेस्टिंग कहते हैं। वैल्यू, ग्रोथ, क्वालिटी, मोमेंटम जिसकी बात की। मोमेंटम से जरा चर्चा की शुरुआत करते हैं। ऋषिकेश, यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जब हम मोमेंटम फंड्स की बात करते हैं, मोमेंटम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, क्या होता है इनका सिग्निफिकेंस? कब इस तरीके की जो इन्वेस्टिंग है वो काम आती है? नमस्ते स्वाति जी, क्षितिज जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। ये एक नया तरीका है इन्वेस्टमेंट का। हाल फिलहाल में ही इसकी काफी प्रचलित हुआ है पिछले 2-3 सालों में। अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूँ, एक मैथमेटिकल बेस्ड सिलेक्शन मेथोडोलॉजी होती है इनकी, जहाँ पे ये देखते हैं कि पिछला परफॉर्मेंस कैसे रहा है। पिछले 6 महीने का, 12 महीने का एक ट्रेंड कैपिटलाइज करने की कोशिश होती है यहाँ पे, जहाँ पे ट्रेंड कैपिटलाइज करके वो स्टॉक्स गिने जाते, चुने जाते, जिसमें निवेश किया जाता है। उदाहरण के तौर पे बताऊंगा, एक काफी प्रचलित है निफ्टी 200 मोमेंटम 30। अभी इसमें क्या होता है कि निफ्टी 200 के सारे स्टॉक्स लिखे जाते हैं, फिर वो 200 में से पिछले 6 महीने, 12 महीने से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देखे जाते हैं। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मतलब रिटर्न्स डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन। जो रिस्क का एक पैमाना है, स्टैंडर्ड डिविएशन, उसके आधार पे टॉप 30 गिने जाते हैं। फिर फ्ली फ्लोट देखा जाता है, उसका मल्टीप्लीकेशन होता है और फिर उनमें जो टॉप 30 स्टॉक्स बनते हैं रैंकिंग के हिसाब से, उन्हें चुना जाता है। तो ये रेयर व्यू मिरर देख के गाड़ी चलाने का तरीका हुआ, अगर एक एनालॉजी यूज करना चाहूँ तो इसको कहते हैं मोमेंटम। एक ट्रेंड कैपिटलाइज करने की कोशिश होती है, एक मोमेंटम कैपिटलाइज करने की कोशिश होती है। जैसे फिजिक्स में कहा जाता है कि एक मोमेंटम गैदर होता है कोई पार्टिकल का, तो वो उसी डायरेक्शन में जाता है, उस आधार पे ये स्टॉक्स चुने जाते हैं। लेकिन निवेश की दुनिया में और फिजिक्स की दुनिया दो अलग अलग दुनिया है। मोमेंटम जो है नॉट नेसेसरीली एक ही डायरेक्शन में जाए, वो काफी सिक्लिकलिटी भी आती है इन चीजों में। जैसे क्षितिज जी ने बहुत सही कहा कि एक समय था जब वैल्यू बहुत अच्छा किया, अभी ग्रोथ। सो डिफरेंट साइकिल्स होते हैं, तो एक तरीका नहीं हो सकता है चुनाव करने के लिए, लेकिन मोमेंटम जो है एक ट्रेंड के आधार पे सिलेक्शन मेथोडोलॉजी होती है उसकी।
बिल्कुल। और मोमेंटम की जब बात कर रहे हैं तो मोमेंटम डेफिनेटली इज पिकिंग अप मोमेंटम नाउ। मोमेंटम इंडेक्स है हमारे पास, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, निफ्टी 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स। मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि क्षितिज आप इसके बारे में भी बताइए, ये जो इंडेक्स हैं, यहाँ पे जो फंड्स हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं। हमने स्ट्रैटेजी को समझा, कैसे क्या इनकी फिलॉसफी है, पर फंड्स एंड फिलॉसफी को कैसे अडेप्ट करते हैं, ये जरा बताइए। जरूर स्वाति, जैसे आपने बताया फंड्स 150 मोमेंटम इंडेक्स, 200 निफ्टी इंडेक्स, मोमेंटम इंडेक्स, बेसिकली यूनिवर्स पूरा उन्होंने बता दिया कि ये लेट्स से 150 इंडेक्स में वो 1 बीएसई में या फिर जो भी निफ्टी का 200 ले रहे हैं उसमें उतने स्टॉक्स हैं जिसमें से स्टॉक्स सिलेक्शन होती है जो टॉप 150 है। उसके अंदर से बेसिकली डिपेंडिंग ऑन कौन से स्टॉक्स हैं जो इस समय मार्केट सिनेरियो के हिसाब से यहाँ से फंड मैनेजर जो है उनको लग रहा है बेटर करेंगे या किसी मॉडल पे चल रहे हैं उन्हें लग रहा है वहां से बेटर करेंगे, उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होती है। और वो क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो वहां पे जब भी लगता है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है किसी और की तरफ हो रहा है तो वहां से निकल के वो डिफरेंट स्टॉक्स में चले जाते हैं। अच्छा, एलोकेशन भी उस हिसाब से दी जाती है वहां पे। कुछ जगह एलोकेशन फिक्स कर दी जाती है कि मान लीजिए 50 स्टॉक्स ले लेंगे, 2-2% देंगे, पर कई जगह डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे रिटर्न, कहाँ पे बेनिफिट ज्यादा मिल सकता है, एलोकेशन भी उस हिसाब से दी जाती है आपकी। सो एक यूनिवर्स डिफाइन हो जाता है, उसके अंदर यूनिवर्स के अंदर जो स्टॉक्स वहां से लग रहा है बेटर करेंगे उसमें, या मोमेंटम जिनके साथ मोमेंटम है आज की डेट में, मतलब यहाँ से वो सेक्टर या वो स्टॉक्स बेटर कर सकते हैं, उसमें एलोकेशन जाता है। फिर उसमें भी कौन से बेनिफिशियरी ज्यादा रहेंगे उसमें परसेंटेज एलोकेशन ज्यादा जाता है। सो कुछ जगह क्वांट बेस्ड मॉडल भी होता है इसमें, बट ये टोटल फंड मैनेजर की डिस्क्रिप्शन पे होता है जहां पे वो डिपेंडिंग ऑन इस समय मार्केट में मार्केट मूड क्या है वो इन्वेस्ट करते हैं। ओके। और जब हम बात करते हैं ऋषिकेश, एक बेसिक डिफरेंस जो एक ट्रेडिशनल पैसिव फंड्स होते हैं, हम जब निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं एज अपोज टू समथिंग लाइक अ निफ्टी 200 मोमेंटम 30, जो एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी में अडेप्ट करके उसने अपना एक अलग इंडेक्स बनाया है, क्या एक बेसिक डिफरेंस है? इसको हम थ्रू रिटर्न्स भी अगर समझना चाहें, या जो स्टॉक्स इसमें आते लिए जाते हैं मोमेंटम 30 में, वो किस तरीके के स्टॉक्स होते हैं? सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंडेक्सेस? तो स्वाति जी, बेसिक डिफरेंस अगर मैं कहूँ, अंडरलाइन डिफरेंस तो काफी सारे हैं, लेकिन एक बेसिक अंडरलाइन डिफरेंस बिटवीन दीज टू अगर देखा जाए तो इंडेक्स अगर देखे, जैसे निफ्टी 200 का इंडेक्स देखा तो वहां पे फ्री फ्लोट जो होता है उसका वेटेड एवरेज, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से चुनाव होता है स्टॉक्स का, ना कि परफॉर्मेंस के हिसाब से। बल्कि मोमेंटम में एक पैमाना देखा जाता है, सिर्फ एक पैमाना जो है परफॉर्मेंस, रिस्क एंड रिटर्न का परफॉर्मेंस देखा जाता है और उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है। अभी कुछ तुलना करना चाहूंगा बेसिस, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आज जब आप निवेश करते हो तो फंडामेंटल रीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है कि आप एक अल्फा जनरेट कर पाओ, कि आप निफ्टी 50 को बीट कर पाओ। जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो तो ये होना चाहिए, ये लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे 2-3% का अल्फा बनना चाहिए। अगर वो ना बन रहा हो तो कोई मतलब नहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का। तो कुछ तुलना करना चाहूंगा बिटवीन मोमेंटम फंड्स, निफ्टी और कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। तो मोमेंटम फंड्स का अगर एक साल का परफॉर्मेंस देखे तो करीबन 13.5% का रिटर्न आया, और 3 साल का परफॉर्मेंस देखे तो करीबन 5-5.5% का रिटर्न आया। निफ्टी वही एक साल में 17.5% का रिटर्न दिया है, तो यहाँ पे निगेटिव अल्फा बना। 3 साल का अगर देखा तो 12.5% का, 12.5% निफ्टी ने दिया है और मोमेंटम फंड ने करीबन 5.7% का रिटर्न दिया, तो वहां पे भी निगेटिव अल्फा आया है। लेकिन हम फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप या लार्ज कैप, जो ट्रेडिशनल फंड्स अपने होते हैं जिसमें निवेश करते हैं, तो रिटर्न एक साल के लिए करीबन 30% का दिखाई देता है, 25 से 30% का दिखाई देता है, एज अगेन 17.2% ऑफ निफ्टी अल्फा जनरेट हो रहा है वहां पे। दूसरी चीज 3 साल के लिए भी देखे तो वहां पे 12.5% जो निफ्टी ने दिया है उसके अगेंस्ट यहाँ पे आपका करीबन 16 से 18 के बीच में, 14 से 16 के बीच में रिटर्न बनता है, तो यहाँ पे भी एक अल्फा जनरेट होने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई। तो वहां पे अगर ट्रेंड सही कैप्चर नहीं हुआ तो अल्फा जनरेट होने की पॉसिबिलिटी भी काफी कम हो जाती है। एब्सोल्युटली। तो आपको बहुत ही सोच समझ के किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिरकार आपके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको कौन सी स्ट्रैटेजी सूट करती है,
ये आप डेफिनेटली इसको ध्यान में रखें। हम डेफिनेटली मोमेंटम स्ट्रैटेजी की तो बात करें, पर क्षितिज जरा ये बताइए पॉसिबल अपसाइड्स या डाउनसाइड्स किसी एक स्ट्रैटेजी, यहाँ पे स्पेशली अगर मोमेंटम की हम बात कर लेते हैं तो क्या हो सकती है अगर हम समझना चाहें, क्योंकि अगर हम फैक्टर इन्वेस्टिंग की बात करें डेफिनेटली इट्स पिकिंग अप इन इंडिया, लेकिन बहुत ज्यादा शायद फंड्स नहीं है एट द मोमेंट इन द मार्केट। तो कैसे एक अच्छे मोमेंटम फंड या मोमेंटम स्ट्रैटेजी को पिक किया जा सकता है? हाँ जी, मैं कहता जैसे बोलते हैं कि दैट यू कांट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो वैसे ही आप जब स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी लेते हैं तो हमेशा जो भी स्टाइल्स अवेलेबल हैं उन सबको थोड़ा थोड़ा एलोकेशन देना चाहिए। मुझे लगता है ग्रोथ में ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज हमारा देश जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड है, अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो वहाँ ज्यादा स्टाइल आपको वहाँ ज्यादा कंफर्ट मिलता है, स्कोप बेटर लगता है। बट जो आपने बोला कि फैक्टर इन्वेस्टिंग में अभी हमारे पास ये नया कॉन्सेप्ट की तरह ही है, अभी एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह ही है। क्लाइंट्स आ रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज को, पर मुझे डाउनसाइड इसलिए थोड़ी लिमिटेड लगती है फैक्टर इन्वेस्टिंग में, बिकॉज फंड मैनेजर के हाथ में वो एक कॉल है कि वो मोमेंटम के हिसाब से कॉल ले सकता है, या फिर जो भी अंडरलाइन, हर फंड का एक अंडरलाइन गिवन फैक्टर इन्वेस्टिंग के क्लॉज होते हैं। कोई कोई अर्निंग नंबर पे बात करता है, कोई प्राइस टू अर्निंग इक्वेशन के ऊपर जहाँ पे रीजनेबल है वहां पे काम करता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट कॉल लिया जा सकता है। बट येस, देयर कैन बी फेजेस जहाँ पे जो कॉल एक फंड मैनेजर ले रहा है या एक फैक्टर इन्वेस्टिंग या एक कॉन मॉडल ले रहा है वो नहीं चले, तो वो पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। तो इट्स ऑलवेज गुड टू कॉम्प्लीमेंट। अब आप कॉन्ट्रा जितने भी क्लाइंट्स हैं वो कॉन्ट्रेरियन फंड्स में या वैल्यू फंड्स में अगर आज वो आना चाहते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ वहां से रिटर्न नहीं बनेगा, पर चांसेस ये है कि ग्रोथ स्ट्रेटजी यहाँ से बेटर करें। सो आप कभी भी कोई स्ट्रेटजीज ले रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं, तो आप मोमेंटम स्ट्रेटजी को या फैक्टर इन्वेस्टिंग को या फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग को आप कॉम्प्लीमेंट्री ग्रोथ के साथ लें, एक कॉम्बिनेशन के साथ लें, रादर की पूरा एलोन करें। बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब आपने कुछ कॉल लिया है तो एक स्टाइल नहीं चल रहा है, क्योंकि हर वक्त सारे स्टाइल नहीं चलते हैं। जैसे कि ऋषिकेश भाई ने भी बोला, मैंने पहले बोला कि पहले वैल्यू चल रहा था, अब लग रहा है यहाँ से ग्रोथ चलेगा। सो दैट डजंट मीन कि वैल्यू ठीक नहीं करेगा, बट ये है कि बेटर परफॉर्मेंस ग्रोथ की ज्यादा आएगी यहाँ से। सो आई थिंक देयर इज ऑलवेज अ फ्लिप साइड जब आप कुछ स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, इसलिए हर तरह का जो स्ट्रेटजी है अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल में आप अडॉप्ट करें। ओके, चलिए एक ब्रेक के लिए भी रुक लेते हैं। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोनों हमारे इन्वेस्टर्स, जो माफ कीजिए इन्वेस्टर्स के लिए दोनों एक्सपर्ट्स के हम पसंदीदा फंड्स भी जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। अभी कौन सा स्टाइल या फिर आगे आने वाले टाइम में कौन सा स्टाइल या फिर सारे स्टाइल और ब्लेंडेड स्टाइल आप अपने इन्वेस्टमेंट में शामिल कर सकते हैं। ऋषिकेश पालवे और क्षितिज महाजन से इस पर चर्चा चल रही है। ऋषिकेश, क्या एक ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ जो इन्वेस्टिंग या फंड्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें? कौन से ऐसे टाइप के फंड्स होते हैं, कैसे पहचाने ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ फंड्स? थोड़े एग्जांपल्स अगर आप दे पाएं। जैसे यूजुअली लोग कहते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग इज क्वाइट पॉपुलर, वो काफी ज्यादा लोगों के को ध्यान में रहती है। मोमेंटम की बात भी कर रहे थे कि मोमेंटम, अभी आप जो जिक्र किया अच्छा खासा, हमने वैल्यू चुने या मोमेंटम चुने, इस डिसीजन को कैसे आसान बनाया जा सकता है? स्वाति जी, तो इसके ऊपर ये कहना चाहूंगा कि साइकिल कौन सी चल रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जांच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मैं हमेशा कहता हूँ, एक कॉम्बिनेशन, वैल्यू और ग्रोथ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। दो चीजें उस पर निर्भर करती है कि मार्केट अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो फिलहाल आप अगर देखो तो अर्निंग्स के हिसाब से देखो तो मार्केट जो है अंडर वैल्यूड है। अर्निंग्स का जो पैमाना है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है, जहां पे आप वैल्यूएशंस डिटरमाइन कर पाते हो मार्केट ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस है। सो फिलहाल तो मार्केट जो है वो अंडर प्राइस है, तो शायद थोड़ा वैल्यू गेन भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए वो मेजरली ग्रोथ एस्पेक्ट पे होना चाहिए। लेकिन आप, जैसे क्षितिज जी ने भी कहा, डोंट ले ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो आप ना पूरा ग्रोथ में जा सकते और वैल्यू को डिस्काउंट कर सकते हैं। इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो वैल्यू और ग्रोथ जो है ये काफी काफी सालों से चले आए हुए और उन्होंने अपना मेरिट प्रूव किया है। जैसे मोमेंटम हाल फिलहाल में आया और उसका मेरिट प्रूव होना बाकी है, लेकिन वैल्यू और ग्रोथ एज अ कॉम्बिनेशन हमेशा देखना चाहिए। इंटरेस्ट रेट की बात करूं, दैट ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए
इट हैज टू बी अ ब्लेंड ऑफ बोथ वैल्यू एंड ग्रोथ। उसके ऊपर आप कौन सी एएमसी का चुनाव करते हो वैल्यू के लिए और ग्रोथ के लिए, क्योंकि देयर आर स्पेसिफिक एएमसीज विच आर फेमस फॉर, कुछ एएमसी जो है वो वैल्यू के लिए फेमस होती है, कुछ एएमसीज जो होती है वो ग्रोथ के लिए फेमस होती है। तो एएमसीज का चुनाव जब आप फंड का चुनाव कर रहे हो तो उसका ये पैमाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप चुनाव करते हो। तो मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन ऑफ टू आपको अल्फा जनरेट करने में मदद कर सकता है। ओके। तो बेसिकली टाइम जो जिस साइकिल में बाजार है उसके हिसाब से आपको एक स्टाइल चुनना है, और हर एक जो स्टाइल है, ब्लेंडेड स्टाइल है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एक चर्चा जब हमारी क्षितिज हो रही थी कुछ टाइम पहले, आपने क्वालिटी इन्वेस्टिंग की बात की थी, एंड आपने ये भी कहा था कि आने वाले टाइम में जो क्वालिटी फैक्टर वाले जो स्टॉक्स हैं या फंड्स हैं वो भी अच्छा कर सकते हैं। एनी रीजन, स्पेशल रीजन बिहाइंड इट? हाँ जी स्वाति, बेसिकली देखिए ना, जितने भी आपके ग्रोथ स्टॉक्स जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जब मार्केट्स आपकी इस सिचुएशन में है जहां हम देख रहे हैं करेक्शन हो रहा है, तो वहां पे क्योंकि उनकी उनकी बैलेंस शीट्स बेटर होती हैं, उनकी अर्निंग नंबर्स बेटर होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बेटर आ रही होती हैं, तो सब्जेक्टेड टू ऑल दीज रीजंस हाई आरओई है, तो आप देखते ही हैं कि दैट ये कंपनी जो है वो बेटर करती है यहाँ से गोइंग फर्दर। बिकॉज जब मार्केट क्या है कि आप पोजीशन लेना भी शुरू करते हैं, जब मार्केट दोबारा से अपसाइड की स्विंग की तरफ जाती है, देन ऑल दीज कंपनीज जिनके पास ऑल क्वालिटी मैट्रिक्स जो उनके हैं सारे के सारे, जो मैंने बात करी आपसे, अर्निंग यील्ड, आरओई, ग्रोथ, सब उनकी तरफ होती है, तो वो वहां से अच्छा पिकअप लेते हैं विज़ अदर बिजनेसेस। तो आई थिंक क्वालिटी स्टॉक्स यहाँ से बहुत अच्छा करेंगे भी। एंड अभी आप देखिए इस क्वार्टर की अर्निंग के बाद से जो हम प्राइस टू अर्निंग की बात करते हैं, एक क्वार्टर की और अर्निंग्स ऐड हो जाएंगी, तो प्राइस आपका वैसे नीचे है और अर्निंग का मल्टीपल जो डिवाइड हो रहा है वो और बढ़ रहा है, तो आपका मल्टीपल भी बेटर हो जाएगा। सो यहाँ से सीम्स लाइक दिस क्वालिटी बिजनेसेस विल डू मच बेटर विज़ अदर बिजनेसेस। ओके, सो नाउ कमिंग टू फेवरेट फंड्स या फिर रेकमेंडेड फंड्स, रिकमेंडेशन। ऋषिकेश, आप बताएंगे कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से फंड्स हैं जो आप रेकमेंड करेंगे अभी? जी स्वाति जी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पहले तो आप आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन का डिवीजन देख लीजिए। लार्ज कैप में 50% होना चाहिए, मिड कैप में करीबन 30% होना चाहिए और स्मॉल कैप में करीबन 20% होना चाहिए। तो इसका ध्यान रखते हुए अगर मुझे कुछ पसंदीदा फंड्स बताने हैं तो मैं कहूँगा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का चुनाव करूंगा। फ्यूचर परफॉर्मेंस काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। मिड कैप में डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का मैं चुनाव करूंगा। इन्वेस्ट को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट को इंडिया स्मॉल कैप का करूंगा। और फोकस कैटेगरी में आईप्रू फोकस कैटेगरी का मैं चुनाव करूंगा। और कॉन्ट्रा कैटेगरी में मैं एसबीआई कॉन्ट्रा का चुनाव करूंगा। तो ये फंड्स है, ये 6 फंड्स है जिनका मैं जो जो मेरे पसंदीदा है। ऑल राइट, एंड वेरी क्विकली क्षितिज, आपके पसंदीदा फंड्स? आई थिंक ग्रोथ में एचडीएफसी फोकस है, डीएसपी फ्लेक्सी कैप है आपका, मेरे मल्टी कैप है आपका, साथ में महिंद्रा मिड कैप है, तीन चार फंड्स हैं। कॉन्ट्रा में एसबीआई कॉन्ट्रा इज अ वेरी गुड फंड। तो ये ओवरऑल कुछ फंड्स हैं जो मैं बोलूंगा वन शुड लुक इनटू इट। ओके, थैंक यू सो मच। बिफोर वी लेट यू गो, दोनों गेस्ट का हम धन्यवाद करते हैं, पर क्षितिज आपको भी थैंक यू कहने से पहले वी कंग्रेचुलेट यू ऑन योर पर्सनल सक्सेस ऑल्सो। $3 मिलियन आपने कंपनी में रेज किए हैं। तो थोड़ा सा वेरी ब्रीफली बताएंगे कि क्या आप कंप्लीट सर्कल का फ्यूचर प्लान है? Thank you, Swati, and it's all because of our clients. It's all well-wishers, you and everyone जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है हमेशा। आई थिंक कंप्लीट सर्कल यहाँ से एक्सपैंड करेगा, फिनटेक की ओर चलेगा। हम टेक को लेके आ रहे हैं अपने अंदर एज ए कंपनी, काफ़ी टेक बेस्ड एक्टिविटीज़ करेंगे। साथ में एक प्रोपर्टी मॉडल है हमारा कंप्लीट AQI। ए से आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्यू से आपका क्वांट है, एंड आई से ह्यूमन इंटेलिजेंस है। तो हमें हमारा मानना है कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, ह्यूमन इंटेलिजेंस का रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। भाई AI बनाने वाले भी ह्यूमन ही हैं, सो हमें लगता है दैट वो हम यूज करेंगे सो दैट टू गिव बेस्ट सॉल्यूशंस टू आवर क्लाइंट, रादर देन लुकिंग एट बैक पास्ट परफॉर्मेंस।
हम फॉरवर्ड लुकिंग रहेंगे, कौन से सेक्टर्स, और आज आपने टॉपिक भी बहुत अच्छा ये कवर करने के लिए जो आपने आज बोला था, आई थिंक क्या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रहेगी। साथ में आज 8 लोकेशन पे कंप्लीट सर्कल प्रेजेंट है, यहाँ से 25 लोकेशंस पे we will like to go and open complete circle branches. So thank you everyone for supporting us. ओके, कंग्रेचुलेशन वंस अगेन, और थैंक यू सो मच आपका भी, और थैंक यू सो मच ऋषिकेश का भी। हमें अच्छा लगता है हमारे साथ जुड़े हुए जो हमारे पुराने एक्सपर्ट्स हैं, दे टच न्यू माइलस्टोन्स ईच एंड एवरी डे। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ इस कार्यक्रम में भी शामिल होने के लिए। आइए अब जाते जाते बाजार में उथल पुथल का माहौल है काफी, और निवेशकों के मन में काफी डर है, भय है, लेकिन अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, संयम बरतने की जरूरत है। और इसीलिए जो अभी निवेश के मंत्र हैं वो आप सुनिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से, और जानिए उनकी राय कि अभी निवेश करने का क्या है सही तरीका। इस तरह के कमज़ोर बाजार में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी होगी। जहाँ तक सवाल ट्रेडर्स का है तो उनके लिए आगे चलते हुए बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि जिन लेवल्स पर बाजार हैं वो मेक और ब्रेक वाले लेवल हैं। कमज़ोरी होगी तो भी बड़ी होगी, गिरावट तेज और बड़ी होगी, लेकिन रिकवरी आने के लिए भी यही लेवल ठीक है। ओवरसोल्ड मार्केट है, ऐसे में आप अपनी दिन के दौरान ट्रेडिंग पोजीशन को बिल्कुल कम रखें, ओवरनाइट तो नहीं के बराबर रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह के बाजार में ट्रेड करके कमाना मुश्किल काम है। वोलेटाइल और बड़े मूव में अगर आप एक भी ट्रेड गलत ले लिए तो फिर मुश्किल हो जाएगी, और अगर फिर भी करना ही है तो छोटी क्वांटिटी और स्टिक स्टॉप लॉस के साथ करें, और आपका स्टॉप लॉस पहले से सिस्टम में चले जाना चाहिए ताकि अपने आप ट्रिगर हो जाए अगर ज़रूरत पड़े तो। जहाँ तक सवाल इन्वेस्टर्स का है, नो डाउट आपके पिछले 7-8 महीने पहले से जो भी इन्वेस्टमेंट किए वो अब लॉस में आने लगे हैं, नुकसान होते हुए दिख रहा है। मैं फंड्स की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स के लेवल पे नुकसान में आने लगा है, स्टॉक्स तो पहले से बहुत ज़्यादा नुकसान में ही। ऐसे में कभी कभी आपकी अगर टाइमिंग गलत हो जाती है इन्वेस्टमेंट करने की, तो उसका दूसरा तरीका ये कि जितना ज़्यादा टाइम आप मार्केट में देंगे उतना आपके लिए रिकवरी के आसार बनेंगे। सपोज आप पहले सोचते थे कि पैसा लगाए 3 महीने 6 महीने में बन जाएगा, तो हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल लगे, लेकिन पैसा बन जाएगा अगर आपके अच्छे स्टॉक्स या अच्छे फंड्स या फिर इंडेक्स में पैसा लगाए। स्टॉक स्पेसिफिक मूव अलग तरीके का हो सकता है। सो ऐसे में इन्वेस्टर्स को पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़े समय के लिए छोड़ दे बाजार को। रहा सवाल नए निवेश का, तो जाहिर सी बात है कि किसके पास इतना पैसा होता है या हिम्मत होती है जो इस बाजार में पैसा लगाए, लेकिन फिर भी अगर आपके पास है तो थोड़ा बहुत पैसा आप लगाने की कोशिश ज़रूर करें, और वो भी बेहतर ही होगा कि डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा लगाने के फंड्स के थ्रू लगाएं, म्यूचुअल फंड्स की अच्छी स्कीम खरीदें ताकि आपकी रिस्क डाइवर्सिफाई हो पाए, किसी एक सिंगल स्टॉक में पैसा न लगे। ये स्ट्रेटेजी ठीक रहेगी। पहले भी बाजार में कई बड़े करेक्शन आए, लंबे करेक्शन आए, उसके बाद बाजार ने वापस रिकवरी भी दी है, और इस बार भी वैसा होगा, लेकिन कब और किस लेवल से यही सवाल का जवाब मिलना बाकी है। और इसलिए इन्वेस्टर्स को शांति से अपने पोर्टफोलियो को सिर्फ रिस्क के लिहाज से रिव्यू कर ले कि आपके पास कोई अच्छे या ख़राब स्टॉक क्या है, अच्छे या ख़राब फंड क्या है, और वो संतुष्ट होने के बाद आप थोड़ा लंबा समय बाजार को दें, बाजार आपको फिर से रिवॉर्ड करने की कोशिश करेगा। तो ये रहे निवेशकों के लिए अनिल सिंघवी के मनी मंत्र। इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। रुकते हैं ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।